हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉलिड स्टेट के पार्ट फोर्थ में पढ़ेंगे कि जो विभिन्न प्रकार की हम लोगों ने एकक कोशिकाएं पढ़ी हैं उसमें परमाणुओं की कितनी प्रभावी संख्या होती है। और आपको बता ही चुके हैं कि एकक कोशिकाएं कई प्रकार की होती हैं। तो सही पहले प्रकार की कोशिका है जिसको हम लोग बोलते हैं आद्य घनीय एकक कोशिका। और इसमें आपको मालूम है कि इस प्रकार की एकक कोशिका में घन के चारों तरफ में, देखिए हमने आपको इसको कई बार बताया है और इसको आपको आना भी चाहिए, ये फिर से हम आपको बता देते हैं। तो इस कोशिका के 8 कोनों पर, ये देखिए 8 कोनों पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। अब आपको मालूम है ये तो एक एकक कोशिका है, लेकिन ये एकक कोशिका क्रिस्टल जालक में 8 अलग अलग कोशिकाओं के द्वारा क्या होती है, घिरी होती। अर्थात जो ये कोने का परमाणु है वो 8 अन्य कोशिकाओं से सहभाजित होता है। तो अब हम इस एकक कोशिका में परमाणु की संख्या ज्ञात करते हैं। तो 8 टोटल परमाणुओं की संख्या यहाँ पर कितने 8 है, और सहभाजित कोशिकाओं की संख्या कितनी 8 है, यानी 1/8 बराबर टोटल परमाणु कितने हो गए, 1 परमाणु। तो अतः जो आद्य घनीय एकक कोशिका होती है या सिंपल क्यूबिक सेल होती है उसमें परमाणु की संख्या 1 होती है, ठीक है। दूसरा है अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका, या इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड सेल। तो इस सेल में आपको पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पर 8 कोनों पर तो है ही परमाणु, साथ ही साथ एक अंदर केंद्र में भी है। फिर से देखिए चित्र हम ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर। तो आपके पास देखिए ये फिर से हमने बना दिया है, समझ लीजिए। आप कई बार आपको इसको बता चुके हैं, तो बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा कि कैसे क्यूब बन रहा है। 8 कोने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, यानी 8 कोनों पर तो है ही, साथ ही साथ उसके अंतः केंद्र में भी एक परमाणु उपस्थित होता है। तो इसको आप निकाल चुके हैं। 8 कोने 8 अन्य कोशिकाओं से सहभाजित होते हैं, तो 1/8 प्रति कोना हो गया बराबर 1 परमाणु। और 1 परमाणु कहाँ पर है, अंतः केंद्र में है, तो 1 × 1 बराबर कितना हो गया, 1 परमाणु। यानी प्रति एकक कोशिका में परमाणु की कुल संख्या कितनी होती है, 2 परमाणु। क्लियर हो गया। यानी BCC में परमाणु की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। यहाँ पर देखेंगे इसी प्रकार आप तीसरे कोशिका में देखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं फलक केंद्रित घनीय कोशिका। देखिए फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका या फेस सेंटर्ड सेल, या इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, FCC, ठीक है। तो इस प्रकार में आपको पहले से मालूम है, तो फिर से देखिए हम एक ड्रॉ कर देते हैं कि फलक का मतलब क्या होता है। आपको कई बार बता चुके हैं, फलक का मतलब ये होता है। अभी हम देखिए एक चित्र से बताते हैं आपको। ये आपके पास मान लीजिए एक क्यूब है ना, देखिए पूरा 3 डायमेंशनल दिख रहा है आपको। तो ये 8 कोने हो गए, पहला कोना हो गया, दूसरा कोना हो गया, तीसरा कोना हो गया, चौथा कोना हो गया। आप इसको पलट लीजिए तो 5वां कोना हो गया, 6वां कोना हो गया, 7वां कोना हो गया, और ये 8वां कोना। और ये इसका फलक कहलाता है। ये जो पूरा पोर्शन है ये क्या कहलाता है, फलक। तो देखिए हम यहाँ पर फलक के नाम लिख देते हैं। पहला फलक हो गया, पलट लीजिए तो क्या हो गया, दूसरा फलक हो गया, ठीक है। ये तीसरा फलक हो गया, ये चौथा फलक हो गया, ये 5वां फलक हो गया, और ये कौन सा फलक हो गया, 6वां। यानी टोटल फलक कितने होते हैं, 6 होते हैं, और 6 फलक के केंद्र पर एक एक परमाणु होता है। तो फिर से देख लीजिए डायग्राम में हमने ये बना दिया, घन बनाया है। तो घन के 8 कोनों पर तो हो ही गए कण आपके पास, इसके साथ ही साथ आपके पास फलक में, मतलब एक फलक में यह हो गया, फिर उसके अपोजिट वाला फलक, फिर यहाँ वाला फलक, ये 4 हो गए। अब देखिए इसके पीछे वाला फलक 5 हो गया, और नीचे वाला फलक 6 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार अगर हम लोग FCC में परमाणु की प्रभावी संख्या देखें तो 8 कोनों पर तो है ही, तो बराबर 1 परमाणु हो गया, और 6 फलक पर केंद्रित परमाणु बराबर 6। अब यहाँ पर 1/2 लिखा है। तो देखो बेटा यहाँ पर अगर हम देखें कि एक परमाणु यहाँ पर केंद्र में उपस्थित, जैसे हमने ये परमाणु रखा है ना, अब ये जो परमाणु है इसके ऊपर अगर हम दूसरी कोशिका रखते हैं तो देखिए है ना, तो वो जो परमाणु है वो दूसरी कोशिका से क्या होता है, सहभाजित होता है। यानी एक फलक का जो एक परमाणु होता है वो 2 कोशिकाओं से क्या होता है, सहभाजित होता है। तो इसीलिए यहाँ पर हमने कितना लिखा है, 6 × 1/2
2, क्योंकि ये 6 होते, इसके फलक कितने होते, 6 होते, चारों तरफ हो गए, तो एक यहाँ पर चला गया, फिर दूसरा नीचे आ गया, तो ये वाला भी सहभाजित हो गया। यहाँ पर आएगा एक कोशिका, ये भी सहभाजित हो गया, यहाँ पर जाएगा, ये भी सहभाजित हो गया। यानी टोटल 6 फलकों पर यहाँ पर जो है मतलब कोशिका क्या होती है, 2 कोशिका सहभाजित होती हैं। तो 6 × 1/2 बराबर कितना हो जाता है, 3 परमाणु। यानी अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो FCC में टोटल परमाणु की संख्या कितनी होती है, 4, 1 8 कोनों पर और 3 फलक पर। इसके बाद लास्ट में आपने पढ़ा है कि अंत्य केंद्रित एकक कोशिका यानी ECC एंड सेंटर्ड सेल। इसमें ये अंतः केंद्रित एकक कोशिका है, या इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, ECC कहते हैं। तो इसमें 8 कोनों पर तो है, तो 8 कोनों बराबर कितना हो गया, 1 परमाणु हो गया। और आपको ये बता चुके हैं कि जो अंत्य केंद्रित में सिर्फ अपोजिट फलक में होते हैं। अपोजिट फलक का मतलब क्या हुआ, यानी उसके आमने सामने जो कण होंगे, केंद्र अवयवी कण होंगे, उसके विपरीत फलक पर उपस्थित है। अगर एक कण यहाँ पर उपस्थित हुआ तो दूसरा कण यहाँ पर उपस्थित होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, ये जो फलक पर केंद्र में उपस्थित कण है दूसरी कोशिका के साथ क्या होता है, सहभाजित होता है। यानी 2 कोशिकाओं से मतलब अगर आपको इसको समझ लीजिए तो जो फलक का पर केंद्र पर जो परमाणु उपस्थित होता है वो 2 कोशिकाओं से सहभाजित होता है। तो 2 फलक बराबर 2 × 1/2 बराबर कितना हो गया, 1 परमाणु हो गया। यानी कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी हो गई, 2 परमाणु हो गई। जो प्रभावी संख्याएं पढ़ी हैं प्रत्येक कोशिका में, तो उसको हम समराइज कर देते हैं, एक टेबल के रूप में अगर बना देते हैं तो आपको समझने में और याद करने में बहुत सुविधा हो जाएगी। तो एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या, तो सबसे पहला जो आपके पास है वो है SSC, है ना। तो SSC का मतलब क्या हो गया, आद्य कोशिका। तो आद्य कोशिका में आपको मालूम है कि 8 कोनों पर होते हैं। तो यहाँ पर आपने लिख दिया टोटल अणुओं की संख्या कितनी हो गई, अवयवी कणों की संख्या। देखिए यहाँ पर हमने टेबल बना दिया, कुल अवयवी कणों की संख्या, ठीक है। तो कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी, 8 है। और कणों का एकक कोशिका में योगदान, तो ये जो होता है कोने वाला जो परमाणु होता है वो अन्य 8 एकक कोशिकाओं से क्या होता है, सहभाजित होता है। यानी 8 × 1/8 और बराबर आपके पास टोटल प्रभावी कणों की संख्या कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। इसी प्रकार अगर हम दूसरा देखते हैं तो दूसरा आपके पास क्या कहलाता है, BCC। BCC का मतलब क्या है बच्चों, बॉडी सेंटर्ड सेल, है ना, या अंतर केंद्रित कोशिका। अगर हम इसका चित्र बताएं तो फिर से आपको फिर से याद होगा कि 8 कोनों पर तो है, कई बार रिवीजन हो रहा है आपका, याद हो जाना चाहिए आपको। 8 कोनों पर आपके पास परमाणु है, देखिए, है ना। और उसके साथ साथ केंद्र में एक परमाणु होता है, ठीक है ना। जब केंद्र में एक परमाणु हुआ तो 8 कोनों पर टोटल परमाणु की संख्या कितनी हो गई, 1 8 हो गई। और यहाँ पर कितना हो गया, 8 × 8 कोशिकाओं से क्या होता है, सहभाजित होता है। इसी प्रकार अंतः केंद्र में परमाणु की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। और ये खुद सेल्फ ही है, किसी से सहभाजित नहीं हो रहा है। यानी यहाँ पर टोटल परमाणु की संख्या कितनी हो गई, 1 × 1, यानी खुद ही है। और टोटल यहाँ पर आपके पास यहाँ पर 1 संख्या हो गई, ये 1 हो गई। और ये टोटल यहाँ पर कितनी हो जाती, संख्या 2 हो जाती है, ठीक है। यानी BCC में कुल परमाणु की संख्या, प्रभावी परमाणु की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इसी प्रकार अगर हम तीसरा देखें, तीसरा मतलब है FCC। FCC का मतलब क्या होता है बेटा, फेस सेंटर्ड सेल, यानी इसको हम लोग बोलते हैं फलक केंद्रित कोशिका। तो फिर से आप इसका चित्र यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए, आपको फिर सुविधा हो जाएगी। तो इस तरीके से 8 कोनों पर तो आपके पास 8 कण हो गए, और हर फलक पर यानी टोटल फलक कितने, 6 हैं आपके पास। टोटल फलक कितने आपके पास, 6 हैं। और प्रत्येक फलक पर एक एक अणु या परमाणु या कण यहाँ पर उपस्थित होता है। यानी आपके पास केंद्र में कितने, मतलब कोने पे कितने हो गए, 8 हो गए। और फलक में कितने हो गए आपके पास, 6। और यहाँ पर फिर कितना हो जाएगा, 8 × 1/8 बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। और ये 6 × 1/2 आपको बता चुके हैं। फलक के ऊपर जब दूसरी कोशिका रखते हैं तो वो केंद्र जो फलक का परमाणु है दूसरी कोशिका से क्या होता है, सहभाजित होता है। यानी कुल परमाणु की संख्या यहाँ पर कितनी हो गई, 3। और अगर हम ऐसे पूरी कोशिका में देखें, FCC में देखें,
तो एक एफसीसी की जो कोष्टिका होती है वो टोटल कितने परमाणुओं से मिलकर बनी होती है? 4 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। फिर चौथे नंबर का हम लोग देखते हैं लास्ट वाला ईसीसी यानी एंड सेंटर्ड सेल, या अंत केंद्रित कोशिका होती है। तो इसमें आपको फिर से मालूम है कि जो आपके पास कोशिका है उस कोशिका में 8 कोनों पर तो है ही, उसके साथ ही साथ विपरीत फलकों पर सिर्फ 2 ही आपके पास अवयवी कण उपस्थित होते हैं। तो विपरीत फलक का मतलब क्या हो गया? सपोज एक इस फलक पर उपस्थित है तो एक इस फलक पर उपस्थित होता है। तो इस प्रकार 8 कोनों पर 8 हो गए और विपरीत फलक पर उपस्थित है, यानी टोटल अणुओं की संख्या यहाँ पर कितनी है? 2 है। तो फिर से आप यहाँ निकाल लीजिए 8 × 1/8 बराबर कितना हो गया? 1 हो गया, और 2 × 1/2 है ना। तो यहाँ पर आपके पास कितनी हो जा रही है? यहाँ पर संख्या 1 सॉरी, ये 1 हो गया और ये संख्या कितनी हो गई? 1 हो गई, और आपके पास कुल परमाणु की संख्या यहाँ पर कितनी हो गई? 2 हो जाती है। तो इस प्रकार आप ये टेबल बना के याद कर सकते हैं कि किस प्रकार की कोशिका में प्रभावी कणों की संख्या क्या होती है। तो इतना पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि निबिड़ संकुलित संरचना क्या होती है। आप बच्चों जानते हैं कि ठोस के जो कण होते हैं बहुत ही पास पास होते हैं, इनके बीच का जो अंतरा अणुक स्थान होता है बहुत ही कम होता है, यानी क्लोज्ड पैक्ड होते हैं। निबिड़ संकुलित संरचनाएं का मतलब ये क्या है? क्लोज्ड पैक्ड संरचनाएं हैं। इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये गति नहीं कर सकते हैं, है ना। और इनका क्यों नहीं गति कर सकते? क्योंकि इनके बीच का स्थान क्या होता है? बहुत ही रिक्त, मतलब बहुत ही न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। तो जो हमको निबिड़ संकुलित संरचनाएं मिलती हैं, यानी क्लोज पैक्ड जो स्ट्रक्चर मिलते हैं, वो कितने प्रकार के मिलते हैं? 3 प्रकार के मिलते हैं। कितने प्रकार के स्ट्रक्चर हमको मिलते हैं? 3 प्रकार के स्ट्रक्चर हमको मिलते हैं। तो पहला एक विमा में निबिड़ संकुलन, दूसरा द्विविमा में निबिड़ संकुलन, और तीसरा होता है त्रिविमा में निबिड़ संकुलन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक विमा में निबिड़ संकुलन क्या होता है, मतलब सिंगल विमा में, 1 डायमेंशन में। एक विमा का मतलब क्या हो गया? 1 डायमेंशन में। तो 1 डायमेंशन का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पर अगर आप चित्र में देखें कि हमने ये एक ठोस का गोला है, फिर दूसरा ठोस का गोला उससे सटा हुआ है, तीसरा ठोस का गोला इस तरीके से सटा हुआ है, चौथा गोला ऐसे सटा हुआ है, 5वां गोला, यानी ये सब एक ही विमा में उपस्थित हैं, एक ही पंक्ति में उपस्थित हैं और एक दूसरे को क्या करते जाते हैं? स्पर्श करते जाते हैं। स्पर्श करते हुए देखिए एक के बाद एक इस तरीके से व्यवस्थित होते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक विमीय, यानी 1 डायमेंशन में। तो अगर हम 1 डायमेंशन में देखें कि अगर एक कण की बात करें, अगर ये इस कण की बात करते हैं तो ये 2 कणों से घिरा होता है ना। तो देखिए ये वाला कण किससे घिरा हुआ है? 2, यानी प्रत्येक कण अन्य 2 कणों से क्या होता है? घिरा हुआ होता है। तो आपको एक नंबर आप पढ़ते हैं उपसर्जन संख्या, कि कोई भी परमाणु आयन या जितने आयनों से या जितने परमाणु से घिरा होता है वो उसकी क्या कहलाती है? उपसर्जन संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक गोला, यानी गोले को हम लोग किसके रूप में मान लें? एक परमाणु के रूप में मान लें या एक कण के रूप में मान लें, तो ये 2 अन्य कणों के साथ यहाँ पर क्या होता है? घेरा होता है, अर्थात इसकी उपसंयोजन संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो क्लियर हुआ बेटा एक विमा क्या होती है। अब हम आते हैं द्विविमा यानी डायमेंशन। द्विविमा का मतलब क्या हो गया? डायमेंशन। तो डायमेंशन में निबिड़ संकुलन। तो जो डायमेंशन में या द्विविमा में निबिड़ संकुलित होता है, इसमें इसको हम लोग 2 प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं? 2 प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। तो पहले आप अरेंजमेंट देख लीजिए कि जो 2 प्रकार का अरेंजमेंट होता है वो इस प्रकार से होता है। तो देखिए हमने ये गोले बना रहे हैं, 2 डायमेंशन बना रहे हैं, देखिए है ना, ये इस तरीके से गोले हैं। अब देखिए अगर हम इसी के ऊपर एक गोला रख दें, देखिए इस तरीके से है ना, एक के ऊपर एक गोले व्यवस्थित हैं। देखिए समझ में आ रहा ना बच्चों, एक के ऊपर एक गोला उपस्थित है। इस तरीके से ये एक के ऊपर एक गोले यहाँ पर क्या है? उपस्थित हैं। समझ में आ रहा है? देखिए एक के ऊपर एक गोले यहाँ पर उपस्थित हैं। तो पहली व्यवस्था तो ये हो गई कि एक प्रथम पंक्ति को इस प्रकार रखा जाता है और दूसरी पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के ऊपर ठीक ऊपर। अगर हम मान लें कि ये प्रथम पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, तो ये प्रथम पंक्ति क्या हो गई? ए हो गई ना,
और दूसरी पंक्ति क्या होगी बी, यानी ए के जस्ट ऊपर आपने क्या रखा एक बी पंक्ति में, उसी के ऊपर ऊपर परमाणु या अणु या गोले रख दिए। अब यहाँ पर ये देखना है कि कैसी व्यवस्था है यहाँ पर परमाणु की। तो अगर हम एक परमाणु यहाँ पर मान के चल लेते, यही वाला परमाणु ले लेते हैं, ये वाला गोला ले लेते हैं। तो देखिए ये जो गोला है कितने गोलों से घिरा है। तो देखिए एक गोला ये घिरा है, दूसरा गोले से ये घिरा है, तीसरे गोले से ये घिरा है, चौथे गोले से ये घिरा। अगर हम इन बिंदुओं को मिला देते हैं, देखिए तो हमको कैसा निविड़ संकुलन मिलता है, वर्गीय निविड़ संकुलन मिलता है। कैसा निविड़ संकुलन मिलता है, वर्गीय निविड़ संकुलन मिलता है। और आप इसमें देखिए कि एक गोला 4 अन्य गोलों के साथ घिरा हुआ है, यानी एक परमाणु 4 अन्य परमाणुओं से घिरा हुआ है, अर्थात इसकी उपसंयोजन संख्या 4 होती है। क्लियर बच्चों? अब इसी को हम जो द्विविमा है इसको हम दूसरे रूप में भी देख सकते हैं। तो दूसरे रूप में हम लोग कैसे देख सकते हैं कि जैसे अब एक पंक्ति तो हमने इस तरीके से लगा दी बेटा, है ना, सांत्रित अवस्था। इस अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, सांत्रित अवस्था। अब देखो जो दूसरी रो है ना, अब हमने देखो उसके पहले वाले में क्या किया था, एक गोले के ऊपर दूसरा गोला रखा था। अब यहाँ 2 गोलों से सटा हुआ किनारे, है ना, इस तरीके से। ये देखिए व्यवस्था आपको समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा बस ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक के ऊपर एक गोले नहीं हैं, बल्कि एक पंक्ति से उसके किनारे से अटैच करते हुए हैं। तो इस व्यवस्था को हम लोग कौन सी व्यवस्था बोलते हैं, सांत्रित व्यवस्था बोलते हैं। इस व्यवस्था में अगर हम लोग यहाँ पर देखें, है ना, तो अगर हम एक कोई कण मान लें, यहाँ पर मान लेते ये कण है ना, देखिए कितना फ़र्क है, ये भी द्विविमा है, वो भी द्विविमा है, ये भी ए बी व्यवस्था है। यानी मान लेते ये ए कण है, ये आपके पास क्या है, बी कण है ना, बी रो है, पंक्ति है। तो अब देखिए जो एक कण है वो कितने कणों से घिरा है, आपको यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा होगा। नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया, नंबर 3 हो गया, नंबर 4 हो गया, नंबर 5 हो गया और नंबर 6 हो गया। क्लियर हो रहा है? यानी एक कण या एक परमाणु 6 अन्य परमाणुओं से क्या है, घिरा हुए। अगर हम इसका आरेख बना दें, देखिए हमने आरेख बना रहे, बिल्कुल क्लियर आरेख बन रहा है। तो देखिए आपको कैसा मिल रहा है, हेक्सागोनल, है ना, कैसा मिल रहा है। अगर हम इसको अलग से बना दें आपको, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये जो हमको मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, हेक्सागोनल या षटकोणीय मिल रहा है। तो इस प्रकार के संकुलन को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन कहते हैं। और आपने ये भी देख लिया कि एक परमाणु अन्य 6 परमाणु के साथ घिरा होता है, इसलिए इसकी उपसंयोजन संख्या 6 होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग 3D में देखेंगे। अभी तो आपने किस में देखा, 1D में देखा, 2D में देखा, अब आप किस में देखेंगे, 3D में देखेंगे। तो 3D में एक्चुअली जितने भी ठोस होते हैं, है ना, हम लोग जितने भी प्रकार के ठोस देखते हैं वो सब हम लोग किस में देखते हैं, 3 डायमेंशन में देखते हैं। 3 उनकी विमाएँ कैसी होती है, त्रिविमीय होती हैं। तो और ये कैसे प्राप्त की जाती हैं कि जितनी भी द्विविमीय, आपको यहाँ पर अभी द्विविमीय का स्ट्रक्चर बना के बता दिया है। तो जितने भी द्विविमीय परतें होती हैं, अगर हम उनको एक दूसरे पर रखते जाएं तो हमको क्या मिल जाता है, 3D स्ट्रक्चर मिल जाता है। जैसे आपको क्यूब का स्ट्रक्चर पता चुका, उसके ऊपर दूसरा क्यूब रख दीजिए, तीसरा क्यूब रख दीजिए, तो आपको क्या मिल जाता है, 3D स्ट्रक्चर मिल जाता है। ठीक है, तो द्विविमीय वर्ग की अगर आपने, द्विविमीय में आपने कितने प्रकार के निविड़ संकुलन पढ़े, 2 प्रकार के, एक तो वर्गीय निविड़ संकुलन और एक षटकोणीय निविड़ संकुलन। तो जो आपके पास द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन होता है उसमें आपको किस प्रकार की कोशिका मिलती है, आद्यघनीय एकक कोशिका होती है। ठीक है, और अगर हम द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन देखते हैं तो उसमें आपको यहाँ पर कितने प्रकार की मिल जाती हैं। एक तो आपके पास षटकोणीय निविड़ संकुलन मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं HCP, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड। ठीक है, इसका मतलब HCP का मतलब क्या हुआ, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड संरचना। और दूसरा हमको यहाँ पर मिलता है घनीय निविड़ संकुलन जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड संरचना या FCC या फेस सेंटर्ड सेल मिलती है। तो अगर हम इनके उदाहरण देखें बेटा, तो जो आपके पास HCP है यानी जो षटकोणीय
निबिड़ संकुलन है 3D का, उसका उदाहरण होता है मैग्नीशियम और जिंक। यानी जो मैग्नीशियम और जिंक होते हैं, इनके जो क्रिस्टल होते हैं, उनकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है, षटकोणीय होती है। और अगर हम यहाँ पर इसका देखते हैं CCP में या FCC में, इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, FCC भी बोलते हैं। तो इसके उदाहरण होते हैं कॉपर एंड सिल्वर। यानी कॉपर और सिल्वर के अगर हम लोग क्रिस्टल देखते हैं तो इनकी संरचनाएं कैसी होती हैं, अब मतलब बिल्कुल फेस सेंटर्ड होती हैं। तो इस प्रकार बच्चों आपने पूरा ठोस के बारे में जानकारी ले ली कि ठोस किस प्रकार होते हैं, उनके किस प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अब हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे संकुलन क्षमता।